हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान। आज का जो चैप्टर है वो है संसद। संसद में पहला पढ़ेंगे लोकसभा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल मेरा छोटा है, नया है, प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। संसद का पहला टॉपिक पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा से चलिए रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसद क्या है? संघीय सरकार का विधायी अंग है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। केंद्र स्तर पर विधि द्वारा कार्य किससे के द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 5 है और अध्याय दूसरा है। आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक का इसका जो है जिक्र किया गया है संसद का। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी, उसमें 2 सदन होंगे, राज्यसभा, लोकसभा और एक राष्ट्रपति होगा, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अनुच्छेद 81 में कहा गया है, 81 के अनुसार लोकसभा राज्यों से 530 से अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अनधिक प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में कहा गया है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। इसमें कहा गया है कि राज्यों से 530 सदस्य लिए जाएंगे और जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्र हैं, यहाँ से 20 सदस्य लिए जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 550 सदस्य लोकसभा में। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो तो अनुच्छेद 331 के तहत उसके द्वारा लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। व्यवस्था थी कि वो लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी, मनोनीत कर सकता था राष्ट्रपति। इस संबंध में संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को अनुच्छेद 333 के तहत निर्धारित तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया। संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। अब जो आंग्ल समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था 2 सदस्य, वो खत्म हो गया है। लोकसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। वो राज्य की जनसंख्या कितना है उसके अकॉर्डिंग सीटों का आवंटन होता है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन हो रहा है जनसंख्या के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन 1971 में जो जनगणना हुई है उसी के अकॉर्डिंग अब तक चला आ रहा है। जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन 2001 की जनगणना 87वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2003 से पर आधारित है। जो प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र विभाजन है वो 2001 की जनगणना से है और ये 2003 से प्रभावी है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने पर यथावत रहेगा। कहा जा रहा है कि जो 84वें संविधान संशोधन हुआ था 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पर निर्धारण किया गया है कि ये 2026 तक चलेगा। 1971 की जनगणना अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है।
तो लोकसभा को विघटित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में होने पर संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि आपात की उद्घोषणा हो गई, आपातकाल लग गया, तो संसदीय विधि द्वारा संसद की अवधि को एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। यदि आपातकाल नहीं लगा है, आपातकाल न लगने के बावजूद यदि आप संसद की अवधि को बढ़ाना चाहते हैं तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष स्थगन करना है, उसको रोकना है वहीं पर, तो कौन करेगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वही करेगा। जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। सत्रावसान का मतलब सत्र की शुरुआत या उसको विघटन करना, भंग करना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। आर्टिकल 93 में कहा गया है, 93 में कहा गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा और जो उपाध्यक्ष होगा वो कौन होगा? तो वही लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। वो लोग आपस में चुनते हैं कि ये जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है वो अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष बनते हैं। अनुच्छेद 94 खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों से के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाना है तो लोकसभा के सदस्य ही उनको अध्यक्ष चुनते हैं और उपाध्यक्ष भी चुनते हैं। उनको हटाना भी है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से ही वो हटेंगे। अनुच्छेद 94 ग में लिखा गया है। अनुच्छेद 96 में क्या कहा गया है? 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमतः मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबरी होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 96 में कहा गया है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए प्रक्रिया चल रही है, विचार में लिया गया है, तब वे सदन में तो उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। उपस्थित रहेंगे सदन में लेकिन वो पीठासीन मुख्य नहीं होंगे। अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर मतदान तो करेगा। बहुमत पारित होने पर वो अपने पक्ष में मतदान कर सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लेकिन जब मत बराबर हो जाए दोनों पक्ष का तो निर्णायक मत अध्यक्ष देता है, लेकिन अध्यक्ष को ही हटाने के लिए बात विचाराधीन में किया गया है और अध्यक्ष को हटाने में ही मत जो है बराबर हो गया है, तो निर्णायक मत अध्यक्ष नहीं दे सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देते तथा वे अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अन्य विषय में मत नहीं देते हैं, अपना वोटिंग नहीं देते हैं, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाता है, तो निर्णायक मत अध्यक्ष ही देता है। लेकिन अध्यक्ष को हटाने के लिए ही मत दिया जा रहा है तो अध्यक्ष नहीं दे पाएगा उसका निर्णायक मत। आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 1 में ये कहा गया है। अगला है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। तो जो लोकसभा का सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। जो
जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं लोकसभा में, उनको शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का गठन किया जाता है। और निर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाने के बाद ये प्रोटेम स्पीकर वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नवनिर्वाचित सदस्य में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। नवनिर्वाचित सदस्य जो आते हैं उनमें से लोकसभा अध्यक्ष को चुनाव से पहले, लोकसभा अध्यक्ष चुनने से पहले सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। कौन? सबसे जो वरिष्ठ होता है, उम्र में जो सदस्य सबसे ज़्यादा होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर बना करके सभी सदस्यों का शपथ दिलाता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। अनुच्छेद 85 के 1 के अनुसार कहा गया है कि लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के एक सत्र का जो पहली बैठक है या अंतिम बैठक है, दोनों के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। यदि 6 महीने का गैप होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो एक साल में कितनी बैठक होगी? 2 बैठक। अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम या गणपूर्ति इसी को कहा जाता है। कोरम को कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। कोरम कितना होता है? जितना सदस्य रहता है उसका 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। जो विपक्षी दल की मान्यता है, ये भी यही सदस्य संख्या मान्यता है विपक्षी दल में भी। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि 80 भेजता है। तो जो उत्तर प्रदेश लोकसभा है, इसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कितना है? 80 सीटें हैं, तो ये सबसे ज़्यादा सदस्य भेजेगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है लोकसभा में? तो महाराष्ट्र में है। कितना है? 48 है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 42 है, जो कि तीसरे स्थान पर है। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल है। वर्तमान में अक्टूबर 2020 से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 77 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 38.8 लाख रुपए कर दी गई है। यदि आप लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें 77 लाख खर्च कर सकते हैं, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप 30.8 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। तो लोकसभा के लिए 77 लाख और विधानसभा के लिए 30.8 लाख। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी। प्रथम चुनाव कब हुआ था? 25 अक्टूबर को 1951 से 21 फरवरी के बीच में हुआ था और 1952 तक चला था। यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। कितनी सीटों के लिए? 489 सीटों के लिए। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। तो जो पहली हमारे लोकसभा था, पहली लोकसभा का जो पहला अधिवेशन था वो 13 मई 1952 को हुआ था। पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1951 में 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 1952 तक चला था। और पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था लोकसभा का। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे तथा 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर वो बने रहे। अपनी मृत्यु तक वो अपने पद पर बने रहे। कब तक? 1956 तक। पहली लोकसभा के विशेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम आयंगर थे। उपाध्यक्ष कौन था लोकसभा का? एम अनंत शयनम आयंगर थे और पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जो लोकसभा अध्यक्ष 8 मार्च 1956 को बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो कहा क्या जा रहा है कि लोकसभा के शेष कार्यकाल के तत्कालीन जो लोकसभा के अध्यक्ष तो अपने पद पर ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन जो उनका शेष कार्यकाल बचा था तो उस समय जो उपाध्यक्ष थे वही संभालेंगे अध्यक्ष का पोस्ट। तो एम अनंत शयनम आयंगर थे, तो वो उन्होंने अध्यक्ष थे। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का जो बाकी बचा हुआ कार्यकाल था 8 मार्च 1956 तक ये बने थे, जो कि द्वितीय लोकसभा के भी ये अध्यक्ष रहे थे। तो द्वितीय लोकसभा के बाद भी ये अध्यक्ष थे।
वर्ष 1954 में JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1954 में। किसने लाया था? JB कृपलानी सहित 12 सांसद थे इनके विपक्ष में। JB कृपलानी सहित 12 सदस्य थे, सांसद सदस्य थे इनके विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को 1954 में लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा द्वारा क्या कर दिया गया? अस्वीकृति कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष है। ये आर्टिकल 84 के ख में कहा गया है। संसद द्वारा बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए संसद सदस्य बनने हेतु। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 से कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला है, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निदेशक और नियंत्रण में तैयार की नहीं, मतदाताओं की सूची भी निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है, राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं करता है, तो ये गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त के निर्देश में होता है। निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराता है, तो ये बात सही है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपवृंद कराता है। ये डी ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा है? इसमें सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिला किया जा सकता है? तो नहीं। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल, हाँ, अगर यदि उसका नाम निर्वाचन सूची में है तब नामांकन पत्र के लिए दाखिल किया जा सकता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी नागरिक द्वारा नहीं। यदि उसका निर्वाचन लिस्ट में उसका नाम है तो किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त किसी भी सामान्य सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदान होना आवश्यक है। असम के लिए स्वायत्तशासी जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जाति का होना तथा स्वामित्व जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदान होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की असम के जनजाति क्षेत्र के अतिरिक्त असम की जनजाति क्षेत्र के अलावा अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदान होना आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो सिक्किम में ऐसा था, 2003 से सरकार राज्यसभा के निर्वाचन के लिए बोला था कि आप उसी राज्य के मतदाता होंगे, पंजीकृत मतदाता होंगे, तब आपको ये अधिकार मिलेगा, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर
सीटों का आवंटन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन के आधार पर हो रहा है। तो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि 2001 के द्वारा इसे 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के संशोधित आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान है। 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया है कि ये जनगणना की अकॉर्डिंग निर्वाचन कब तक होगा, 2026 तक होगा। अगला है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1971 की जनगणना लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। यहाँ पर 2031 को माना है तो ये गलत हो जाएगा। 2026 से 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 83 का सब क्लास 3 एवं अनुच्छेद 82 का सब क्लास 3 के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना अर्थात वर्ष 2031 तक, जबकि 17वीं जनगणना होगी। हाँ, ये कहा गया है कि 2026 तक ये मान्य रहेगी 1971 की जनगणना, लेकिन 2026 के बाद जो जनगणना होगी वो 2031 में होगी, 2031 में होगी, जो कि 17वीं जनगणना होगी। तो इसका आंसर 2031 ही होगा। अगला है, 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। तो ये 2026 है। 2026 के बाद जो विशेष जनगणना होगी वो 2031 में होगी, तो 2031 का होगा। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 552 होती है, 552 होती है। तो इसमें कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। 530 राज्य से प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश से प्लस 2 एंग्लो इंडियन से। तो जो 2 एंग्लो इंडियन द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, वो खत्म हो गया है। तो अब कितना बचेगा, 550 बचेगा। 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना बंद कर दिया गया है। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये सातवां क्या हो संविधान संशोधन है और 31वां संविधान संशोधन है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन किया गया था और अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 यानी 520 कर दिया गया था। तो ये पहला हो जाएगा। जो हमारा 7वां था, ये 500 से 500 राज्य और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। तो 7वां भी वृद्धि किया है। अब 31वां भी वृद्धि किया है 1973 में। संघ और राज्य क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्रमशः 552 और 20 यानी 545 निर्धारित की गई थी। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 25 किया गया था। तो जो संघ लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25 कर दिया गया था। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 20 से 25 किया गया था, जिसे 31वां संविधान संशोधन से फिर से 20 कर दिया गया। वो पहले 25 किया गया था 14वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन जब 31वां संविधान संशोधन हुआ तो 25 से घटा करके फिर 20 कर दिया गया। तत्पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के दौरान निर्वाचन लोकसभा सदस्यों की अधिकतम कुल संख्या को बढ़ाकर 550 से 530 से अनधिक राज्यों से 20 से अनधिक राज्य क्षेत्र कर दिया गया। फिर से 530 कर दिया गया राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। तो क्या हो जाएगा आंसर, 7 और 31। अगला है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था
31वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550। 550 लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? 543 है। 2010 में का क्वेश्चन है, 2010 के अकॉर्डिंग 543 सदस्य संख्या है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो लोकसभा में केंद्र शासित से 20 सदस्य को 20 निर्वाचित सदस्य होते हैं। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ था। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्य के थे? तो उस समय 530 तो हमेशा होते हैं। 530 हमेशा जो है राज्य से होते हैं। जो 20 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। तो ये उस टाइम का 2007 का करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें या स्थान आरक्षित किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20 सीट का आरक्षित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 330 में लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण है, आर्टिकल 330 में। और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 331 में है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो देखिए कौन सी जाति के लिए स्थान आरक्षित है? यहाँ पर असम के लिए है। असम के लिए है। पहले का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हाँ ठीक है। 330 के 1 में के खंड में है। असम के स्वशासी जिले में है और असम में स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका केरल और तमिलनाडु में इनका आरक्षण नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में केरल और तमिलनाडु में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर राज्य दिया गया है, कौन कौन से राज्य लोकसभा में आरक्षित नहीं थे ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कौन कौन किस राज्य को आरक्षण है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में है तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी राज्य क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख सहित में स्थान आरक्षित नहीं है। अगला है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और जम्मू कश्मीर में नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो आरक्षण किस किस राज्य में है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संख्या है 84। कितना है? 84। अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है और अनुसूचित जाति के लिए 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितना होगी? तो यदि किसी लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 है, उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित संख्या, देखो अनुसूचित जनजाति के लिए 42 है और अनुसूचित जाति के लिए 84 है। कितना है? 84 है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 6 सीटें हैं। बिहार में से सीटों की संख्या कितनी है? 0 है, जबकि गुजरात में 4 है। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? मध्य प्रदेश करता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये पूछा गया है, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स? ये राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन जो कि अब खत्म हो गया। अब इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है,
तो 2 को कर सकता है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय के लिए कर सकता है। लोकसभा में कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। सही है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान नहीं किया गया है, 2 किया गया है। 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो ये सही है, 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, स्थगन भी कर सकते हैं। सत्रावसान और विघटन तीनों के द्वारा लोकसभा बैठक समाप्ति किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो राष्ट्रपति है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल के बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, गलत है, बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, नहीं, एक बार में 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, हाँ ये सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष नहीं, गलत है। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार, 6 महीने के अंतराल पर। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10 होता है, जिसको गणपूर्ति कहा जाता है। आर्टिकल 100 के सब क्लास 3 में दिया गया है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितना होना चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। तो इसका बी आंसर हो जाएगा राइट, 1/10। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति सदस्य की संख्या है। गणपूर्ति संख्या कितना है कुल सदस्य का? 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उस राज्य में लोकसभा की सीटें ज़्यादा होंगी वह है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में है। तो लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में कितना है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो पहले पर उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरे और तीसरे पर कौन है? दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर पश्चिम बंगाल है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। पश्चिम महाराष्ट्र तो है, लेकिन ये तीसरे पर दिया गया है, तो दूसरे पर महाराष्ट्र है। तो देखिए, महाराष्ट्र में 48 है और पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है। तो ये टॉप 3 याद रखना है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, लगे हाथ बिहार भी है, 40 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है 48 सीट के साथ। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो राज्यसभा में लोकसभा की सीटें 25 हैं। कितने हैं? 25 है, जिसमें 4 अनुसूचित जाति हैं और 3 अनुसूचित जनजाति हैं। तो 7 तो कितना है? आरक्षण ही है, 7 आरक्षित ही है, बाकी के बच्चे 18। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो बिहार में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं लोकसभा की। तो 2000 में बिहार के विघटन के पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी, लेकिन बिहार से कौन सा अलग हुआ? झारखंड। झारखंड से 14 सीटों के निर्माण के बाद वहाँ मात्र 40 सीटें बची हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, जो कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तो 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची हैं। चूँकि प्रश्न विघटन के पूर्व का पूछा जा रहा है, इसलिए बिहार में 54 सीटें थी। मतलब जब बिहार से झारखंड नहीं अलग था तब बिहार में कितनी सीटें थी? तो बिहार में 54 सीटें थी। लोकसभा के लिए आवंटन स्थान असम में 14 सीटें हैं,
तथा मध्य प्रदेश में 40 सीटें हैं कि लोकसभा सीटों के योग के बराबर है। तो लोकसभा के लिए आवंटन स्थान असम में 14 है और मध्य प्रदेश में 40 सीटों की लोकसभा सीटों के योग के बराबर है। तो 14 और 40 मिलाकर कितना हो जाएगा? 40 और 14 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो 54 हो जाएगा ना। तो बिहार में पहले 54 सीटें ही तो थी, तो असम में 14 सीटें हैं, ये याद रखना है। लेकिन अब बिहार में 40 सीटें ही हैं और मध्य प्रदेश में कितना है? 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद। तो यहाँ पर सारे राज्य दिए गए हैं फ्रेंड्स, कौन से राज्य में कितना सीटें हैं। देखो गुजरात में 26 है, गुजरात में 26 है और दूसरा भी गुजरात दिया गया 26 है। मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है और तमिलनाडु में 39, तमिलनाडु में 39 से तीन बार क्यों दिया गया? असम में 14 है। अच्छा हाँ, देखो 26 और 14 मिला करके 40 होगा। यदि गुजरात और असम को मिलाया जाता है तो 40, फिर से गुजरात और झारखंड को मिलाया जाता है तो झारखंड में 14 सीटें हैं तो 40 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 29 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, तो 29 और 11 को मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। तमिलनाडु में 39 है, सिक्किम में 1 है, मिलाएंगे 40 हो जाएगा। तमिलनाडु में 39 है, मिजोरम में भी 1 है, मिलाएंगे 40 हो जाएगा। तमिलनाडु में 39 है, नागालैंड में 1 है, मिलाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो कितने राज्य को मिलाने पर 40 सीटें बन रहा है, यहाँ पर दिया गया है। अगला है राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान सीटें हैं? तो देखिए पंजाब और असम में, गुजरात और राजस्थान में। अगला देखते हैं क्या है? मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। तो इसमें क्या हो जाएगा? पंजाब में देखिए 13 सीट है, असम में 14 सीट है, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में 25 है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में 25 है और आंध्र प्रदेश में 25 है। पश्चिम बंगाल में 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, महाराष्ट्र में 48 है। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सेम है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 17 सीटें तेलंगाना को प्राप्त है। देखो आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें थी, आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात 25 सीटें कहाँ चली गई? तेलंगाना में। 25 सीटें आंध्र प्रदेश में और 17 चली गई तेलंगाना में। तो वर्तमान में असम एवं झारखंड दोनों में 14 सीटें हैं। असम और झारखंड दोनों में 14 हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इन सभी में 2 सीटें हैं। कितना है? 2 सीटें हैं। और मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम ये तीनों में 1-1 सीटें हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में। राज्यों के ऐसे समूह हैं जिनमें लोकसभा की सीटों संख्या समान है। तो यहाँ पर दिया गया है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। आंध्र प्रदेश से 42 सीटें हैं क्या? हम लोगों ने पढ़ा भी आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 25 है, तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं यही पूछ रहा है। असम में 13, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42 है। राज्यों की लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करना है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में कितना हम लोगों ने पढ़ा 39 है, महाराष्ट्र में 42 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, पश्चिम बंगाल में 48 दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में 48 नहीं है, वर्तमान में 42 है। सॉरी यहाँ पर गलत कर दिया हमने, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में 25 है, तमिलनाडु में 39 है, छत्तीसगढ़ में 11 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा सी का एक। तो इसमें तीनों में से सी का एक नहीं है। अगला देखते हैं, अगले में है क्या सी का एक? तो अगले में सी का एक है। ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सी का एक है ना, ये हो जाएगा डी का एक। डी ऑप्शन में है लेकिन ए बी सी क्रम पर ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, इसमें क्या है? लोकसभा की सीटें 1 है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की सीटें 1 है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में 2-2 सीटें हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा को ये 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो त्रिपुरा में 2 सीट है तो 2 ही निर्वाचित होंगे। अगला है, कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो कांगड़ा, लद्दाख, कच्छ, भीलवाड़ा, तो ये लद्दाख ही है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल है लद्दाख। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये पूछा जा रहा है डीलिमिटेशन के अकॉर्डिंग। तो 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में 2019 के लोकसभा के चुनाव के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है। अगला है, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय का अधिकतम सीमा कितना है? तो 77 लाख रुपए है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। कितना है? 77 लाख रुपए है। और विधानसभा के लिए 30 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमा राशि कितना है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? उम्मीदवारों के लिए 10,000 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10,000 और 5,000 है। अनुसूचित जाति का है तो 10,000, अनुसूचित जनजाति का है तो 5,000। वर्ष 2010 में अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ा दी गई थी। जो अप्रत्याशियों की संख्या को कम करने के लिए जमानत राशि बढ़ा दी गई। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 25,000, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 12,500 कर दिया गया। और राज्य विधानसभा में अगर विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो सामान्य वर्ग को 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 5,000 रुपये देना पड़ेगा जमानत राशि। अगला है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो तो। यदि उसे लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको जमानत राशि जब्त हो जाएगी। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। 1951 से लेकर शुरू हुआ था, 52 में समाप्त हुआ था। 13 मई 1952 का लोकसभा का पहला अधिवेशन था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। 1971 से 1977 तक चला है। अगला है, 9वीं लोकसभा कब भंग हुई थी? तो 9वीं लोकसभा 1991 में भंग हुई थी। 1991 में 2 दिसंबर इनका गठन हुआ था। 2 दिसंबर 1989 को हुआ था और यह 13 मार्च 1991 को भंग हो गई थी। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे कब? 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ था। 1997 का क्वेश्चन है, जो कि उस समय का करंट का क्वेश्चन है। अगला है, लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता वही होता है जो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, कौन सा सही है ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। पहला दिया गया है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। तो लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा में निर्वाचन में जीतने के लिए उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए कम से कम 50% नहीं, गलत है। 50+1 होता है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत पाने वाले दल को खो जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का होता है। तो गलत है, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का नहीं होता है। तो दोनों इसमें गलत हो जाएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जिसकी सरकार रहती है उसका होता है। भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कैसा होता है? उसका चुनाव होता है, चयनित किया जाता है उन्हीं सदस्यों द्वारा। अगला है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला है, इनमें से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? तो जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। सदस्य के रूप में शपथ लेता है। वह स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है। अन्य अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं।
कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर या अध्यक्ष नहीं लेता है, वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को देता है। ये आर्टिकल 94 में लिखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है त्यागपत्र, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा हटाया जा सकता है, बहुमत से पारित कर करके। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। हाँ, लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव करेगी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही बहुमत द्वारा पारित करके हटाएंगे। राज्यसभा का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, हाँ, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित करके प्रस्ताव से। स्पीकर के पद के विषय में कथनों पर कौन सा सही है? वह राष्ट्रपति के पश्चात पद पर धारण करता है, गलत है। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए कि सदस्य बनेगा तब तो ठीक है 6 महीने के अंदर, लेकिन अध्यक्ष के लिए नहीं है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा? नहीं। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना पड़ेगा। ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के संबंधित विचार करना है कि कौन सा सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, गलत। यह आवश्यक नहीं कि वह अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का, तो गलत है। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो हाँ, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सभी सदस्यों का शपथ दिलाना, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो नवनिर्वाचित लोकसभा होते हैं उसमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, जिन सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए। जैसे ही शपथ समारोह खत्म होता है वैसे प्रोटेम स्पीकर का भी पद खत्म। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कहा जाता है। अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, कहाँ करते हैं? जब वोट बराबर हो जाता है, टाई हो जाता है, तब। यदि उन्हीं के पक्ष में उन्हीं को हटाने के लिए मतदान हो रहा है और वोट मत टाई हो गया है, तब वो अपना निर्णायक मत नहीं दे पाते हैं। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उल्लंघित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? तो ये आर्टिकल 100 में कहता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, गणेश वासुदेव मावलंकर अपने कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास, हाँ, जीवी मावलंकर के विरुद्ध में ही अविश्वास प्रस्ताव जीवी कृपलानी जी ने लाया था 15 दिसंबर 1954 को, जीवी कृपलानी सहित 21 सांसदों द्वारा, जबकि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, अस्वीकृति कर दिया गया था। तो 1952 से 1956 तक ये लोकसभा सदस्य रहे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार ही लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में 17वीं भी खत्म हो गई है, 18वीं चल रही है और 18वीं के भी अध्यक्ष ओम बिरला ही हैं। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा में वर्तमान के उपाध्यक्ष का पद रिक्त बताया जा रहा है कि रिक्त उपाध्यक्ष का पद क्या है? खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? मत बराबरी के स्थान पर अवस्था में वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। यदि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष के पद को उपाध्यक्ष संभाल रहा है, तो मत बराबरी होने पर वो निर्णायक मत दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे? तो वो है पीए संगमा। ये प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। 1995 में प्रथम जनजाति केंद्रीय मंत्री बने थे
और 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजाति अध्यक्ष बने थे P.A. संगमा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके लिए? लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख देख में कार्य करता है? तो लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष की देख देख में कार्य को करता है। अगला है, 15वीं लोकसभा के महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% से कम है क्या महिला सदस्य? अधिकतम महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हैं क्या? राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हैं क्या? अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हैं क्या? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। 2019 के अकॉर्डिंग 17वीं लोकसभा हुई थी। इसमें महिला की भागीदारी 14% थी। वर्तमान लोकसभा में कुल 78 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी से 6, भारतीय जनता पार्टी से 41 हैं। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से हैं, 11 हैं। राजस्थान से 3 महिला हैं। प्रश्नकाल के अकॉर्डिंग सी उत्तर सही होगा, जो कि अगला क्वेश्चन है, विचार करना है कि कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है, इस पर विचार करते हैं। पहला है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, गलत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी क्या? तो ये भी सही है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है, तो गलत है। तो इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। देखिए व्याख्या में सारी बातें कहा गया है कि प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटें पर हुआ था, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें प्राप्त की थी और जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर 16 सीट प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता दिया गया था। 1969 में इस रूप में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के राम सुभग सिंह को चुना गया था विपक्ष का नेता। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य के 10% सांसद होना चाहिए। यदि विपक्ष के पास 10% सांसद नहीं है तो विपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, जो कि 86 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।